गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक है? पेरेंट्स, भाई बहन सब ठीक है? घर में ही रहना है, ध्यान रखना है अपना, है ना? और इस महामारी से अपने आप को हमें खुद बचाना है, अपनी हिफाजत हमें खुद करनी है। हम इससे पहले की क्लास में पालमपुर गांव की कहानी का आधा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने देखा पालमपुर के गांव क्या काम करते हैं। ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, कुछ लोग वहाँ पर गैर कृषि क्रियाएं भी करते हैं। फिर हमने देखा कि पालमपुर में जो लोगों का मुख्य व्यवसाय वो कृषि तो है, लेकिन सबके पास ज़मीनें नहीं हैं। फिर उसमें हमने देखा कि कितने तरीके की क्रियाएं होती हैं। फिर हमने उसमें देखा कि भूमि है, श्रम है, उसमें हमने देखा पूंजी है। ये सब चीज़ें हमें चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। फिर हमने देखा बिजली होने की वजह से पालमपुर में बहुत अच्छे से खेती बाड़ी हो सकती है। बहुविध फसल प्रणाली उन्होंने अपनाई। हरित क्रांति हम पढ़ चुके हैं, सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार बटी हुई है। जो भूमि है वो कैसे बटी हुई है पालमपुर के गाँव के जो किसान है वहाँ पे लोगों में। हमें ये मालूम है कि भूमि कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इंपॉर्टेंट है। भूमि के बिना नहीं हो सकता है काम, क्योंकि भूमि पर ही खेती बाड़ी होगी। और भूमि जब इतनी महत्वपूर्ण है तो वहाँ पर दुर्भाग्यवश कहना चाहिए ऐसी बात है कि सबके पास वहाँ ज़मीन नहीं है। सिर्फ जो अमीर किसान है या जो मझोले किसान है, जो मिडिल क्लास में आते हैं, उनके पास ज़मीन है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे 1/3 लोग, 450 वहाँ कुल परिवार है, लेकिन उनमें से 150 परिवारों के पास भूमि नहीं है। और ज़्यादातर ये वो लोग हैं जो दलित हैं, तो उनके पास भूमि नहीं है। बाकी परिवारों में जो 240 परिवार हैं उनके पास भूमि है, और 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर वो लोग खेती भी करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। मैं समझाऊंगी कैसे। ये भूमि का एक टुकड़ा है, भूमि का एक टुकड़ा है। एक व्यक्ति है, गोविंद उसका नाम है। उसके पास ये एक भूमि का टुकड़ा है, लगभग 2.25 2.25 हेक्टेयर कह सकते हैं, इतना भूमि का टुकड़ा है। लेकिन जब उसके 3 बेटे हैं, गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर ये भूमि का टुकड़ा है। लेकिन उसके पास 3 बेटे भी हैं। कितने बेटे हैं इसके पास? 3 बेटे। ठीक है। अब कुछ ऐसा हो जाता है, गोविंद की मृत्यु हो जाती है। अब 3 बेटे हैं। इसमें क्या होता है, अब ये जो भूमि का टुकड़ा है, पहले जब गोविंद था तो क्योंकि ये एक ही टुकड़ा था तो इससे जो उपज हो रही थी, फिर इनके पास एक भैंस भी थी, उससे भी जैसे उसका दूध बेच के गुजारा कर रहे थे, तो परिवार की आमदनी ठीक ठाक हो रही थी। लेकिन अब जब गोविंद की मृत्यु हो जाती है तो जो इसके 3 बेटे, अब ये जमीन का टुकड़ा तो एक ही है, तीनों बेटों में ये जमीन का टुकड़ा बराबर बट गया। अब एक बेटे के पास सिर्फ इतना ही टुकड़ा आया, दूसरे के पास इतना, तीसरे, यानी तीनों को बराबर मिल गया। पहले जो 2.25 हेक्टेयर भूमि पर पूरे परिवार का गुजारा होता, अब वो भूमि का बंटवारा हो चुका है। तो अब क्या, वो पहले ही गुजारा मुश्किल हो रहा था, अब बंटने से और गुजारा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब तो और छोटा टुकड़ा हो गया। और जब इतनी भूमि पर उन्होंने उपज लगाई भी, उगाई भी, फसल उगाई, तो वो परिवार के ही गुजारे लायक थी। उनके पास इतना नहीं हो पाई फसल कि वो आगे अपने इस्तेमाल करने के बाद आगे उसको बेच पाते। तो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों का यही मामला है, यही करना है कि वहाँ पर ज़मीन पे छोटे छोटे टुकड़े हैं। उन टुकड़ों पर वो लोग बोते तो हैं, लेकिन वो सिर्फ उनके गुजारे लायक रहता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अमीर किसान भी हैं और कुछ मझोले मिडिल क्लास किसान भी, जिनके पास भूमि के बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो वो उस पर गुजारा कर लेते हैं। अब क्या करते हैं ये लोग, जब ये उस पर गुजारा करते हैं तो अपने गुजारे लायक, क्योंकि उनके पास तो बड़े टुकड़े, जो अमीर किसान हैं उनके पास बड़े टुकड़े हैं, वो इस पर फसल उगाकर अपने गुजारे लायक रखकर बाकी की फसल को, वो हमने देखा था रायगंज उनके गांव से लगता है, एक शहर है, और एक शाहपुर है जो कस्बा है, वहाँ पर वहाँ की मंडियों में जाकर बेच देते हैं और उससे वो लोग पैसा कमाते हैं। इस प्रकार भूमि के टुकड़ों का बंटवारा वहाँ पर असमान है, बराबर नहीं है। तो फिर उससे क्या होता है, जो गरीब है वो और गरीब होते चले जा रहे हैं। अब मान लो ये एक टुकड़ा एक बेटे को मिला, अब जब इसमें से एक बेटे की मृत्यु होगी तो उसके 2 बच्चे, तो इसको भी बट जाएगा, ये तो और छोटा टुकड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना
करना पड़ता है। तो जितना है उसी में लोगों को गुजारा करना है, इसलिए जो गरीब किसान है वो गरीब ही रह जाते हैं, जो अमीर किसान है वो अमीर हो जाते हैं। तो ये हमें देखना है, ठीक है। हमने उस दिन देखा था कि किसी भी चीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी भूमि, फिर हमने देखा था, ये पहली चीज़ देखी थी, फिर हमने देखा था श्रम, लेबर। यहाँ पर क्या है कि बड़े किसान जो है वो खुद खेती बाड़ी नहीं करते हैं, वो छोटे किसान जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, मज़दूरों के तौर पर अपनी ज़मीनों पे बुलाते हैं, वो मज़दूर के तौर पर ही काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। उनको या तो तनख्वाह देते, रोज़ की रोज़ मजदूरी देते, या फिर महीने के हिसाब से देते, या फिर वो ये करते हैं कि जब फसल हो जाएगी तो हम तुम्हें फसल दे देंगे या इतना पैसा हम तुम्हें दे देंगे। तो आवश्यक श्रम जो है वो ज़्यादातर खेतीहर या बिना खेती वाले जो मजदूर हैं वो ही यहाँ पर काम करते हैं। उनका कोई अधिकार नहीं होता, चाहे कितनी बड़ी। अब ये अमीर आदमी है, इसके पास बहुत ज़मीन है, इसने बहुत सारे मजदूर लगा रखे होंगे, लेकिन उन मजदूरों का इस फसल पे कोई हक नहीं है। हक किसका है? इस अमीर किसान का हक है। वो उसकी मर्जी है कि वो कितना उसको श्रम में पैसा देता है। जबकि सरकार की तरफ से मार्च 2017 तक का डाटा है, ये तकरीबन 3 साल पहले तक का, 300 रुपये एक दिन का न्यूनतम वेतन देना था एक मजदूर को। 300 रुपये एक दिन का न्यूनतम मिनिमम वेजेस देने थे। लेकिन वहाँ पर लोगों ने क्या किया, 300 रुपये की जगह सरकार ने तो 300 रुपये तय किया, लेकिन अमीर लोग नहीं देते थे, वो देते थे 160 रुपये। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भाई जब सरकार ने 300 रुपये घोषित किया है तो इतना ही मिलना चाहिए, तो ये लोग क्यों तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए, मत करें काम। लेकिन बेटा ऐसे नहीं होता है। अगर काम नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे करेंगे परिवार का? और क्योंकि वहाँ इतनी ही ज़मीन है और खेती हर मजदूर बहुत है जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, ज़्यादातर दलित लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, तो उन्हें मजबूरन अमीर लोगों की खेती बाड़ी में काम करना ही पड़ता है, चाहे वो कम पैसा ही दे, वो उसी पे काम करने को तैयार हो जाता है। अगर वो नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कर देगा आके, तो उन्हें इनकम नहीं होगी। तो लोग क्या करते हैं, अमीर लोग भी चालाक हैं कि वो उनको बेवकूफ़ बनाते। सरकार ने 300 रुपये तय किया, पर वो लगभग आधा 160 रुपये पे कहते कि भी काम करना करो, नहीं करना तो मत करो, और वो 160 रुपये पे तैयार होना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने परिवार का गुजारा करना ही है। तो ये देखा हमने श्रम, इस तरीके से श्रम है। भूमि असमान है, श्रम भी असमान है, पैसा जितना होना चाहिए उतना नहीं मिलता है। ज़्यादातर वहाँ पर किसान जो जिनके पास ज़मीन नहीं है वो अमीर किसानों की ज़मीनों पे जाकर खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, और या तो उन्हें पैसा मिलता है या फिर वो उनके अनाज देते हैं या फिर फसल कटने पर, और कम ही देते हैं, उतना नहीं देते जितना उनको देना चाहिए, या फिर उनको खाने के लिए दे देते हैं। रोज़ का रोज़ खाना हम तुम्हें खाने को दे देंगे, खिला देते हैं। इस तरीके से वो लोग करते हैं। तीसरी आवश्यकता जो है वो है पूंजी, वो है पूंजी। पहली भूमि, दूसरा श्रम, तीसरी आवश्यकता जो है वो है पूंजी। अब क्या है यहाँ पर, क्योंकि जब से खेतों के आधुनिक तरीके आए तो पूंजी भी, रुपया पैसा भी ज़्यादा लगने लगा। तो जो अमीर लोग थे वो तो लगाने लगे क्योंकि उनके पास तो पैसा था, वो लगाने लगे। वो भी कैसे लगाने लगे कि भाई अपने घर के इस्तेमाल के लिए रखकर अनाज, बाकी का अनाज वो मंडियों में बेचने लगे, उससे इनकम होने लगी, उनको इनकम होने लगी। उनका एक और ज़रिया भी था इनकम का, वो तो था ही था, लेकिन एक और ज़रिया था। जो गरीब किसान थे वो इन अमीर किसानों से, ज़मींदारों से अपने यहाँ खेती बाड़ी करने के लिए रुपया पैसा उधार लेते थे ब्याज पर, और ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन मजबूरी है, गरीब किसानों की किससे लेंगे, तो वो ज़मींदारों से और साहूकारों से आके ब्याज पर पैसा ले लेते थे। तो ये अमीर किसान एक तरफ तो खेती बाड़ी से भी कमा रहे थे, दूसरी तरफ वो ब्याज पर रुपया पैसा गरीब किसानों को देकर उनसे पैसा कमा रहे थे ब्याज पर। हम एक कहानी पढ़ चुके हैं, 7th में भी 8th में भी हमने पढ़ा है, कमीज़ की कहानी हमने पढ़ा था, जिसमें रुपए पैसे कैसे उधार लेते थे गरीब किसान अमीर किसानों से। तो इस तरीके से हम पढ़ चुके, तो दोबारा मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी, सविता की कहानी हम पढ़ चुके हैं। और उनके पास फिर क्या होता था, गरीब किसानों के पास चुकाने के लिए नहीं होता था, तो वो हमने देखा था ना, सविता अपनी सारा जो कपास उगाती थी वो
किसान, अमीर किसान को बेच देती थी, मंडी में जाके नहीं बेचती थी, जबकि मंडी में ज़्यादा दाम उसको मिलता था। लेकिन क्यों बेचती थी? क्योंकि उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसने उससे अमीर किसान से ब्याज पर रुपया उधार ले रखा था और इसी शर्त पर लिया था कि जब तेरी फसल होगी, तो अमीर किसान ने क्या शर्त रखी थी कि मैं तुझे इसी शर्त पर ब्याज पर रुपया दे रहा हूँ कि जब तू कपास उगा लेगी अपनी इस पर, तो तू मुझे ही ये वापस करेगी, मुझे ही बेचेगी, चाहे कितने में मैं खरीदूं। तो इस तरीके से गरीब किसानों की बड़ी मजबूरी रहती है कि उन लोगों को उन्हीं से पैसा लेना पड़ता है। तो अभी तक हमने देखा भूमि, श्रम और पूंजी, ये हमने 3 देखे। अब हम चौथा एस्पेक्ट देखेंगे इसका। तो हमने ये देखा कि कैसे बेचारे गरीब किसान उनसे पैसा उधार लेते हैं। अब अमीर लोग इस पैसे का क्या करते हैं? गांव में कुछ तो भाई अपने ऊपर भी लगाते होंगे, लेकिन वो इस पैसे को खेती बाड़ी में लगाते हैं। मान लो अमीरों के पास अगर एक ट्रैक्टर है तो वो उसी से दूसरा ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, या खेती बाड़ी के नए नए इक्विपमेंट्स खरीद लेते हैं, ताकि वो अपनी खेती बाड़ी को और बढ़ा सके और उनको और ज़्यादा इनकम हो सके। इस तरीके से वो लोग करते हैं। अब अभी हमने देखा था, शुरू में हमने पाठ में पढ़ा था जब हमने पिछली क्लास में, कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर गैर कृषि क्रियाएं भी करते हैं। सब खेती बाड़ी वहाँ पर नहीं करते हैं। सबसे पहली जो गैर कृषि क्रियाएं जो है, गैर कृषि क्रियाएं, वो सबसे पहली है उनकी डेयरी। वहाँ पर बहुत से लोग गाय भैंस पालते हैं और उनका दूध वगैरह बेचकर भी गुजारा करते हैं, और अपने इस्तेमाल के लिए रख के गाँव वालों को बेचकर, और इतना कर लेते हैं, वो डेयरी में बहुत सारी भैंस गाय होती है, 1-2 तो होती नहीं है, अपना इस्तेमाल कर रख के गाँव वालों को बेच के बाकी का रायगंज और शाहपुर में ही जा कर के वो बेच देते हैं, और इस तरीके से वो अपने घर में गुजारा करते हैं। फिर कुछ लोग उद्योगों में लगे, लघु स्तरीय उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग, उनमें भी लगे हुए हैं, इस तरीके से करते हैं। फैक्ट्रियों में काम करते हैं, इस तरीके से जाकर वो करते हैं। फिर वहाँ पर कुछ लोग दुकानदार भी हैं, जो थोक के बाजार से सामान खरीद करके लाते हैं और अपने गांव के लोगों को ही बेचते हैं। जैसे क्या कि जैसे अपने यहाँ सदर है ना, सदर बाजार थोक का बाजार है, वहाँ से लोग सामान लेके आते हैं, ऐसे यहाँ पर भी लोग थोक के बाजार से सामान लाते हैं और गांव वालों को बेचते हैं। जैसे कि जनरल स्टोर में चावल है, गेहूँ, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, दूध, पेस्ट्री, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कॉपी, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ ज़रूरी कपड़े भी वो लोग बेचते हैं। इस तरीके की भी वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं। तो सबसे पहले तो वो डेयरी करते हैं, डेयरी का इस्तेमाल। फिर कुछ वो उद्योगों में लगे हुए हैं, कुछ लोग छोटे छोटे उद्योगों में लगे हुए हैं। फिर कुछ लोगों ने दुकान भी खोली हुई है, कुछ लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, और कुछ लोग लास्ट में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन भी चलाते हैं। कुछ लोग जैसे कि रिक्शा वाले हैं, वहाँ पर तांगे वाले हैं, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक ड्राइवर हैं, जो परंपरागत बैलगाड़ियाँ हैं, भैंस गाड़ियाँ हैं। इनका क्या काम होता है? लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और सामान जो फसल उगती है उसको भी दूसरे, जब रायगंज और शाहपुर में जाते हैं तो उस सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर के ये लोग तो जाते हैं। इस प्रकार हमने आज के पाठ में देखा पालमपुर गांव की कहानी। हमारा पाठ यहाँ कंप्लीट होता है। हमने देखा कि कैसे वहाँ के लोगों का पेशा, मुख्य पेशा कृषि है, वहाँ के लोग किस तरीके से काम करते हैं, कैसे वो पूंजी करते हैं, पूंजी कमाते हैं, कैसे वो फसलों का करते हैं, कैसे ज़मीन का बंटवारा होता है, कैसे वो गैर कृषि क्रियाएँ भी करते हैं, ये सब हमने देखा। ये पालमपुर गांव जो है काल्पनिक गांव है। इसी तरीके के गांव हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में पाए जाते हैं। ऐसी ही कहानी हर गांव की है। हमें ये सोचना है कि गांव में आधुनिक तरीके तो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण का संतुलन भी खराब नहीं होना चाहिए, वो भी बना रहना चाहिए। ठीक है, पाठ समझ में आ गया होगा। वर्कशीट डाल दी जाएगी, उसको भी कर लेंगे सब बच्चे, और बहुत ध्यान से करेंगे। छुट्टियों में काम भी करना है, पढ़ना भी है। कोविड-19 पर टिप्पणी लिख ली होगी, डेली की 10 न्यूज़ सब बच्चे लिख ही रहे होंगे। फिर मिलेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। आगे जब भी स्कूल खुलेगा तो जब हम मिलेंगे तो फिर से एक बार से रिवाइज करेंगे इन सब चीज़ों को, और आज जो काम दिया जा रहा है उसको सब बच्चे कर लेंगे। और अपनी अटेंडेंस इस पर ज़रूर सब बच्चों को भेजनी है, नहीं तो मैं एब्सेंट मार्क करूँगी सभी बच्चों का। और जब ये लेसन पढ़ लेंगे, वर्कशीट देख लेंगे, उसके बाद यस मैम करके आप मुझे मैसेज भेजेंगे कि चैप्टर समझ में नहीं आया तो नो मैम लिखेंगे, और क्या नहीं समझ में आए वो छोटा सा डाल देंगे एक सेंटेंस, ताकि मैं आपको दोबारा से वो पढ़ा सकूं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।